नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने कोल इंडिया के कर्मचारियों के पीएफ दर बार घटा दिया है। पीएफ दर 8.5% से घटाकर इस साल 8.3% कर दिया है। पीएफ पर ब्याज घटने से कुल कर्मियों को आर्थिक नुकसान होगा। दूसरी ओर विरोध के बीच दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 727.67 करोड़ राशि माफ़ कर दी है। सीएमपीएफ ने डीएचएफएल में 1300 करोड़ राशि निवेश किया था। इस राशि में से 727.67 करोड़ रुपये माफ़ किया गया है। कई वर्षों तक शेष राशि जमा नहीं होने के कारण बोर्ड ने कंपनी को यह रियायत की है। यूनियन की ओर से बोर्ड सदस्य व एटक अध्यक्ष रमेंद्र कुमार ने इसका विरोध किया। कहा कि सीएमपीएफ फंड को लेकर ऐसे ही परेशान है। ऐसे में इतनी बड़ी राशि माफ़ करना गलत है। धनबाद नगर निगम ने आज पुलिस लाइन के समीप सड़क किनारे अवैध तरीके से लगाए गए दर्जनों फुटपाथ दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि सर्वे करने पर पता चला कि शहर के कई स्थानों पर अवैध तरीके से सड़क के किनारे दुकान लगाकर जगह को घेरा गया है, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। ऐसे दुकानों को चिन्हित कर नगर निगम उसे हटा रही है। ये अवैध तरीके से जो गुमटी लोग लगाए हुए हैं, जिनका कि कोई आता पता नहीं है, उन गुमटियों को हम लोग जो है अतिक्रमण करके हटाएगा। काफ़ी दुकान अतिक्रमण करके रखा है। हाँ, उन्हीं गुमटियों को हटाया जा रहा है जो अतिक्रमण किए हैं। उनका कोई आता पता नहीं है, ना उनका कोई देखने, मतलब ऐसे ही गुमटी रख दिए हैं वो, और उनका कोई भी ये नहीं है कि कहाँ पे है वो। सबका हम लोगों ने सर्वे किया था, जिनमें कि कुछ गुमटियाँ ऐसी मिली जो उनका कोई मतलब कि देखने वाला नहीं है और जगह को घेर करके रखे हुए हैं। आज का अभियान कहाँ कहाँ चल रहा है? ये अभियान अभी पुलिस लाइन में ही चलाया जा रहा है। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच अगले कुछ सालों में यात्री ट्रेनें 160 की रफ्तार से चलेंगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को सुरक्षित चलाने के लिए रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे ऊंची दीवार खड़ी करने का काम शुरू हो चुका है। बाधा रहित और दुर्घटना मुक्त ट्रेन चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ साथ यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम अपनाया जाएगा। यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है। इस रेडियो आधारित निरंतर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के लग जाने से सिग्नल को नज़रअंदाज कर ट्रेनों के आगे बढ़ जाने और ट्रेन की ओवर स्पीडिंग की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। धनबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक पूर्व मध्य रेल के दायरे वाले ग्रैंड कार्ड सेक्शन पर इस आधुनिक प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। इसके कारण रांची समूचे झारखंड में पड़ रही ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। झारखंड में बादल छाने के साथ बारिश के भी आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में यह बदलाव पश्चिम विक्षोभ के कारण होगा। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान के अनुसार 22 जनवरी से रांची सहित झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 27 जनवरी को झारखंड और बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने पर्चा जारी कर कहा गया कि भाकपा माओवादी के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो कमेटी के सचिव 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को उनकी पत्नी शीला मरांडी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है।
सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के साईपुर बस्ती में आज सुबह एक महिला की खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान सालो देवी के रूप में हुई है। पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पहुंचकर तहकीकात की जांच की जा रही है। इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को इस ठंड में भी चप्पल या सैंडल पहनकर आना होगा। बोर्ड ने जारी किए गए एडमिट कार्ड में स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना वर्जित है। परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बिहार में ठंड और बढ़ने वाली है। 4 दिन से कनकनी और कोल्ड डे झेल रहे जिलों में अब बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर 21 से 24 जनवरी तक कई जिलों में भारी बारिश, मेघ गर्जन और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश की ओर चक्रवर्तीय स्थिति बनने और उसके 1-2 दिनों में बिहार और बढ़ने से बारिश की स्थिति बनेगी। गया के अतरी थाना क्षेत्र के मालती गांव में बोरसी के धुएं से दम घुटने से मां सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घर का दरवाज़ा खुलवाया। नहीं खुलने पर पड़ोस के लोगों को शक हुआ। पड़ोसी ने घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो उसमें बहुत धुआं भरा हुआ था और सभी लोग मृत पड़े थे। सभी लोग घर में सो रहे थे। वह घर बॉक्सनुमा बना हुआ था और उसमें एक भी खिड़की नहीं थी। बिहार में कोरोना गाइडलाइन 6 फरवरी तक प्रभावित रहेगी। सभी जिलों में फीडबैक लेने के बाद आपदा प्रबंधन समूह ने यह फैसला लिया है। कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि कोई भी रियायत भी नहीं दी गई है। इससे पहले मुख्य सचिव अमित सोहवानी की अध्यक्षता में सीएमजी की बैठक की गई थी। कोरोना की गाइडलाइन तोड़ने वालों से जुर्माना वसूली के बाद भी लोगों की आदत नहीं छूट रही है। प्रशासन ने सख्ती के 19 दिनों में 29,877 लोगों से 22,57,680 रुपये का जुर्माना वसूला है। इसके बाद भी सड़क पर सोशल डिस्टेंस और मास्क का नियम टूट रहा है। प्रशासन ने धावा दल को और सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन खतरा टला नहीं है। ऐसे में सड़क पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। पटना सहित 6 जिलों में भी चेकिंग अभियान तेज करने के साथ अफसरों को जवाबदेही के साथ अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में संचालित निजी लैब में कोरोना जांच के शुल्क में कमी की गई है। अब निजी जांच घरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए महज 50 रुपये लगेंगे, जबकि RT-PCR टेस्ट के लिए मात्र 300 रुपये ही लिए जा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसका आदेश जारी किया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,47,254 मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के मरने वालों की संख्या भी बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 703 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान 2,51,777 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सर्किट हाउस के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यालय को संबोधित कर रहे हैं। हर साल सोमनाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मौजूदा सरकारी सुविधा से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ नए सर्किट हाउस की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। नया सर्किट हाउस लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से बना है और यह सोमनाथ मंदिर के पास है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अमर जवान ज्योति का आज दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में मिला दिया जाएगा, जो कि इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो कि 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। इंडिया गेट अंग्रेजों का बनाया युद्ध स्मारक है। उसके नीचे
अमर जवान 1971 की लड़ाई में जो वीर हमारे लिए अपने को हुतात्मा बना गए, उनके लिए है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े। वे मरकर भी अमर हैं। उन्हें श्रद्धांजलि। जो अमर जवान ज्योति है वो अब इंडिया गेट के नीचे के में नहीं रहेगी, बल्कि जो नया राष्ट्रीय स्मारक है, युद्ध स्मारक, वहां पर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेने वाली समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा बिष्ट यादव गुरुवार रात लखनऊ पहुंची। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने शुक्रवार को सुबह नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। अपर्णा यादव ने शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने के बाद ट्वीट भी किया। भाजपा में शामिल होने के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव ने ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी का आशीर्वाद लिया। कोरोना के नए मामलों में कमी के चलते राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के साथ कई अन्य प्रतिबंधों में छूट का जल्द ही ऐलान हो सकता है। जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने छूट के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि इसे शुक्रवार को ही अनुमति मिली तो रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगने वाला वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। हालांकि प्रस्ताव में नाइट कर्फ्यू समेत तमाम प्रतिबंधों को अभी जारी रखने पर सहमति है। कुल मिलाकर अभी दिल्ली में तमाम तरह के प्रतिबंध जारी रहेंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक प्रस्ताव बृहस्पतिवार को भेजा गया है। ऐसे में इस पर शुक्रवार को ही अनुमति मिल सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।